करनाल में बारात की बस पर हमला, बदमाशों ने लाठी डंडों से तोड़े बस के शीशे, दूल्हे दुल्हन को काटने पड़े थाने के चक्कर। भिवानी की बॉक्सर नूपुर बनी गोल्डन गर्ल, वर्ल्ड गेम में जीता गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 की बॉक्सर को हराया। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा में ईडी की कार्रवाई से। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रिटायर्ड आईएएस की 14 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। ईडी ने एमएल तायल की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। तायल पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। पूर्व सीएम हुड्डा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो तायल रहे हैं। तायल ने 6 मार्च 2005 से 31 अक्टूबर 2009 तक हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किया था और बाद में 30 नवंबर 2009 से 31 दिसंबर 2014 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य रहे हैं और अब इन्हीं पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। ईडी ने एमएल तायल की 9 प्रॉपर्टी को अटैच किया है। तायल पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि तायल जो है वो पूर्व सीएम हुड्डा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। तायल ने 6 मार्च 2005 से 31 अक्टूबर 2009 तक जो है सेवाएं दी हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किया था और बाद में 30 नवंबर 2009 से 31 दिसंबर 2014 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य रहे हैं और अब उन्हीं पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है और उनकी 9 संपत्तियों को अटैच किया गया है। एमएल तायल पर यह बड़ी कार्रवाई हरियाणा में ईडी की कार्रवाई हुई है। तो उधर चंडीगढ़ में विज को अपने ही विभागों में करप्शन का शक है। 7 जुलाई को सीएम फ्लाइंग के चीफ को उन्होंने पत्र लिखा। बिजली निगम और आरटीए में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद अपने विभागों में औचक निरीक्षण का निर्देश दिया। पकड़े जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसकी पड़ताल के लिए सीएम फ्लाइंग के चीफ को 7 जुलाई को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में कहा है कि ऊर्जा विभाग के संबंधित बिजली निगम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए जिसे हम कहते हैं ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। उन्हें लेटर लिखा है कि जैसे दूसरे विभागों में सीएम फ्लाइंग सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है वैसे ही इन विभागों में भी आए इंस्पेक्शन करें। यह भी कहा कि यदि इन विभागों में कोई अधिकारी या कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो अनिल विज को अपने ही विभागों में भ्रष्टाचार का शक हुआ है, जिसको लेकर इन्होंने ये लेटर लिखा है और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से कहा है कि वो आकर निरीक्षण करें। तो उधर गुरुग्राम में पंचायत में बिलख कर रोने का मामला सामने आया। मानेसर की मेयर कैबिनेट राव मंत्री पे जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं। राव नरबीर सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा कि मेरे पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वारदात के वक्त मेरा पति मेरे साथ मौजूद था। मारपीट केस में मेयर के पति राकेश का नाम सामने आया था। पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी। मामले में पुलिस राकेश से पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ करने के लिए पुलिसकर्मी कल मेयर के घर पहुंचे थे, जिसके लिए हयातपुर गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के बीच में मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें मेयर के पति राकेश का नाम सामने आया था। पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम मेरे बच्चे भी हम घर के बाहर पड़े, लेकिन ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जिससे हम गलत ना करें ना साइन करेंगे। पिछले 2 रातों में
गाड़ी में ही घूम रहे हैं। ये नहीं समझ रहा कहाँ, क्योंकि पुलिस क्या है आपकी, कल भी 50 से ज्यादा लोग आके बैठे हुए हैं। तो सीएम सैनी, आपको बता दें कि इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मवीर जुड़े हैं। धर्मवीर, ये जो पूरा मामला है इस पे क्या अपडेट है, जो ये आरोप लगाए गए हैं मंत्री राव नरबीर पर? बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से मानेसर नगर निगम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर के खींचतान चल रही है और उसमें ये माना जा रहा है कि दो जो बड़े नेता हैं अहिरवाल के राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह, उसके खेमे में जो पार्षद बटे हुए हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। पिछले दिनों एक पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी। उस मारपीट में यह आरोप लगाया गया था कि जो मानेसर नगर निगम की मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत, उसके पति राकेश हयातपुर का हाथ है उस मारपीट में और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के ये के पक्ष में वोटिंग के लिए ही ये मारपीट की गई है। ये मामला गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने 2 बार राकेश को एक तरह से नोटिस भेजे थे कि वो जांच में शामिल हो, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। तो कल गुरुग्राम पुलिस जो है उनके घर पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहां पर राकेश हयातपुर मिले नहीं, जो कि मानेसर नगर निगम मेयर जो डॉक्टर इंद्रजीत है उसके पति हैं, वो वहां नहीं पहुंचे। उसके बाद शाम को पंचायत हुई। तो इस पंचायत में जो डॉक्टर इंद्रजीत है, जो मेयर है मानेसर नगर निगम की, उसने ये आरोप लगाए कि ये सारी कार्रवाई जो है राव नरबीर सिंह के कहने पर, उनके इशारे पर की जा रही है। लेकिन आज जब हमने राव नरबीर सिंह से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जिस परिवार के साथ मारपीट हुई उस परिवार ने मामला दर्ज करवाया है, कानून अपना काम कर रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो राकेश हयातपुर है, जो कि मानेसर नगर निगम मेयर के पति हैं, उन पे पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये कानून के बीच का और एक जो मामला दर्ज हुआ उसके बीच का मामला, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जो मानेसर नगर निगम की मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत, वो लगातार ये आरोप लगा रही कि राव नरबीर के इशारे पर उनको परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर। तो आरोपों के बाद मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब जो है इस पे क्या होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि राव नरबीर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो सीएम सैनी ने वनतारा का दौरा किया। जामनगर में वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का दौरा किया उनके साथ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी साथ रहे। गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनेगी। जंगल सफारी में विभिन्न प्रकार के जंगली जीव होंगे। आधुनिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटन और जैव विविधता में संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये जो पहल की जा रही है सीएम सैनी की तरफ से। परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने और इसके विजन को आकार देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री राव नरबीर ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में वनतारा का दौरा किया, जो एक विश्व स्तर पर प्रशंसित संरक्षण सुविधा है। तो सीएम सैनी ने वनतारा का दौरा किया। गुजरात में वनतारा का दौरा किया। जामनगर में ये है जहां पर वो गए थे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी साथ रहे। आपको बता दें कि हरियाणा में जो है वो विश्व की एक जंगल सफारी बनने वाली है, जिसको लेकर वो वनतारा गए थे। यहाँ पर आधुनिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल होगा। पर्यटन और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इस परियोजना से। इसी परियोजना के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसको आकार देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर ने हाल ही में गुजरात जामनगर में वनतारा का दौरा किया, जो एक विश्व स्तर पर प्रशंसित संरक्षण सुविधा है, जहां का इन्होंने दौरा किया। और जो जंगल सफारी बनाई जाने वाली है उसको लेकर विजन और आकार देने को लेकर ये इनका दौरा था। करनाल में बारात की बस पर हमला कर दिया गया। बदमाशों ने लाठी डंडों से बस का शीशा तोड़ा। बस में सवार बारातियों के साथ मारपीट की। यही नहीं, दूल्हे और दुल्हन को इस मारपीट की वजह से थाने के चक्कर लगाने पड़े। मामले में कार्रवाई के लिए थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा। दरअसल बारात करनाल के भोला माजरा से मेरठ गई। सब कुछ ठीक ठाक था। वो वापस अपने जिले करनाल में पहुंच गए थे। करनाल की शुगर मिल के पास बस को रोका गया। किसी को फ्रेश होना था तो किसी ने पानी पीना था, लेकिन उसी के पास शराब का ठेका था, जहां कुछ युवक खड़े थे। उनके साथ कहासुनी हुई और वो बारात की बस में बैठे।
वहीं पर कुछ बाइक सवार युवक आधमके और बस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी बारात के साथ दूल्हा दुल्हन जो है उन्हें थाने के चक्कर काटने पड़े। बाबूजी सीता माई के पास भोला खालसा इनका गांव पड़ता, वहाँ से सुबह बारात उठाई थी मैंने, और सुबह बारात उठा के मेरठ ज़िले में गया था जी मैं। तो अब मेरी वापसी थी, ये मेरे पीछे लगे जी शुगर मिल पे से। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैं कहा क्या फ़ायदा भाई, क्यों रोला करो मेरे साथ में। कहना तू गाड़ी रोक। फिर भी बाइक उन्होंने अड़ा दी यहाँ मेरठ रोड पे जी, ताऊ देवीलाल चौक पे जी। और आगे अड़ा दी, मैंने गाड़ी रोकनी पड़ी जी। मैं कहा कभी ऊपर चढ़ जा, दिक्कत हो जाए, मेरे सिर हो जाएंगे ये। भैया बारात कहाँ से कहाँ गई थी, क्या पूरा मामला है? भैया यहाँ से बोला से मेरठ बारात गई थी हमारी। तो यहाँ हमारे बाराती जिस टाइम लौट के आए उस टाइम उन्होंने वारदात कर दी। मैं तो उस टाइम मुजफ्फरनगर था, जिस टाइम मेरे पास कॉल गई भैया ऐसे ऐसे वारदात होगी बस के ऊपर, भाई बस सारी फोड़ दी है। अरे हमारे जो कई आदमी को भाई तलवार मारी, गंडासी मारी, ये बोला, और मेरे भैया से पैसे भी लूटे गए। एक सोने की चैन उसकी 3 तोले की वो भी लूट ली। मेरठ रोड से जो पुल है उससे नीचे उतरे तो वहाँ पे ठेका है, वहाँ पे ये बाथरूम के लिए उतरे। कुछ वहाँ लड़के शराब वगैरह बियर वगैरह पी रहे थे, उनके साथ उनकी कार सुनी हुई थी। इस बात को लेकर रंजिश रखते हुए मेरठ रोड पे चले गए, तभी वो झगड़ा बना। गोहाना के गांव खंदराई में दूल्हे और बारात की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां विवाह समारोह के दौरान 3 गाड़ियों में अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे और बारातियों से मारपीट कर दी। वहां मौजूद लोगों ने दूल्हे को किसी तरह बचाया, लेकिन हमले में दूल्हे के भाई और कई बाराती जख्मी हो गए, जिन्हें घायल हालत में गोहाना के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हमले की सूचना मिलने पर दुल्हन के घरवाले और दुल्हन अस्पताल पहुंचे। वहीं पर शादी की रस्में पूरी हुई और अस्पताल से ही दुल्हन की विदाई हुई। एक श्रीमंत नाम भी नहीं आता उनका। 3 गाड़ी थी, उन्होंने 50 हमला कर दिया। कम से कम भी 30 आदमी था जी, उन्हें सारा चोट 30 आदमी आगे 30 आदमी उनके सारा की चोट मार गए। कौन थे? पता नहीं कौन थे जी, बाहर के, यहाँ के नहीं थे। कल जी हम तो उन लड़की की गोद भराई कर रहे थे, हमको पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम जैसे गोद भराई के निकले ना दूध पिलाने के लिए, तो वहाँ मार पिटाई हो रही थी। भाभी ने भी सबकी फेंक दिया, वही मार दिए, दूल्हा मार दिया। यहाँ से लड़के गए, उनकी मार पिटाई कर दी। एक लड़का दूल्हे को नीचे गिर के ऊपर पड़ गया, जो उसकी टांग तोड़ दी दोनों, वो मेडिकल में आएगी। तो दूल्हे को मारा है? दूल्हे को भी मारा है। दूल्हे को बचाने के लिए वो लड़का ऊपर पड़ गया, अब दूल्हे को मारेंगे जान से। बारात यहाँ आने के बाद लाठी और डंडों से हमला कर दिया, चाहे लेडीज हो चाहे कुछ भी हो, सबको मैं ले लिया। सबको मारे? कितने लोग थे मारने वाले? कम से कम 30-35। कितनी गाड़ियों में आए थे? 3 गाड़ी। 3 गाड़ी यहाँ पे आई थी और भी और गाड़ी तो बारात आई थी आपके यहाँ? हाँ बारात आई थी। 3 गाड़ी थी, एक श्रीमंत नाम भी नहीं आता उनका। 3 गाड़ी थी, उन्होंने 50 हमला कर दिया। पानीपत से दरिंदगी और वहशीपन की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे समाज को अंदर तक हिला दिया है। पानीपत स्टेशन पर एक महिला को खाली ट्रेन में ले जाकर उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। कितने लोग? 4 थे। ट्रेन में एक अकेली महिला और 4 दरिंदे, एक एक कर उन हैवानों ने उसके जिस्म को नोचा। वो विरोध करती रही, गुहार लगाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों को दया नहीं आई। एक एक करके आ रहे थे, मना भी कर रही थी। मैं उठी भी थी गेट लगाने के लिए, पर मेरे में इतनी जान नहीं थी, इसलिए वो गेट में लगा नहीं पाई। बाहर निकलने की भी सोच रही थी, बाहर भी नहीं निकलने दिया मुझे। 4 दरिंदों ने दुष्कर्म करने के बाद उस महिला को रेलवे की पटरियों पर फेंक दिया। उसी वक्त वहां से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी। महिला ने बचने की कोशिश की तो उसका पैर पटरियों के बीच फंस गया और ट्रेन ऊपर से गुजर गई। गंभीर हालत में उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां उसका बायां पैर काटना पड़ा। अब पीड़ित पति इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और वो सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर रात में कुछ गलत काम हुआ
और वो रेलवे ट्रैक पर फेंक दी और उसको उठने चलने में वो ट्रेन की चपेट में आकर उसका पैर कट गया। दरअसल महिला का घर में पति से झगड़ा हुआ था। वो पति से नाराज थी और 23 जून को मायके जाने के लिए गुस्से में घर से निकली थी। उसे इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि बाहर हैवानों की टोली घूम रही है। दरिंदे अपने शिकार की तलाश में घात लगाकर बैठे थे। वापस घर छोड़ने का झांसा देकर वो उसे ट्रेन के खाली डिब्बे में ले गए। इसलिए मैं आज तक नहीं निकली घर से। ये मुझे मारते रहे, पीटते रहे, मैं कभी नहीं निकली घर से बाहर। यहाँ तक कि पापा भी बुलाते रहे, बेटा यहाँ आ जाओ, शादी में आ जाओ। मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, विद्यार्थ में भी नहीं जा पाई, कहीं नहीं जा पाई। मैं घर में बंद के रह गई। जब निकलने की सोची तो सामान भी मैंने वही रख दिया ट्रक में। मैंने कहा लेके चलूंगी इसको, मेरे में इतनी ताकत नहीं लग रही। महिला के साथ ये सब पानीपत में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में हुआ। वो पानीपत छोड़कर अपने मायके जा रही थी। ट्रेन की चपेट में आने के बाद पानीपत जीआरपी ने उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। हादसे में पैर गंवा चुकी महिला अब इंसाफ के लिए सबके सामने आई है। पानीपत रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप की खबर से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। मामले में एसआईटी बना दी गई है। वहीं जिला पुलिस और सीआईए मामले की जांच में जुट गई है। हमने पीजीआई में अपने टीम भेज रखी है उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और रही जीआरपी पानीपत की बात, तो हम उसकी फुटेज वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। उस आई है नहीं आई वो उसके बाद ही पता चलेगी। पुलिस की टीम पीड़ित का बयान लेने रोहतक पीजीआई भी पहुंची, जहां महिला का इलाज चल रहा है। महिला के घर से निकलने के बाद पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, लेकिन महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। सवाल उठता है कि दरिंदे कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? आखिर कब तक पीड़ित महिला को इंसाफ मिलेगा? रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो उधर एसवाईएल की बैठक पर मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर बार फैसला टाला जाता है। एसवाईएल पर राजनीति बंद होनी चाहिए। कल दिल्ली में एसवाईएल पर बैठक होगी। सीएम भगवंत मान और नायब सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र की अगुवाई में यह बैठक होगी। तो बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री महिपाल ढांडा का यह बयान है और उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर हर बार जो है वो फैसला टाल दिया जाता है। एसवाईएल पर राजनीति अब नहीं होनी चाहिए, एसवाईएल पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल दिल्ली में एसवाईएल पर बैठक होनी है, जिसमें केंद्र के साथ बैठक होने वाली है। हरियाणा, पंजाब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। क्या उम्मीद जताई जाए कि इस बैठक से हल निकलेगा? ढांडा साहब, आज नहीं तो कल निकलेगा। बिल्कुल, उम्मीद पर सभी चलते हैं और ये तो हमारा हक है। माननीय न्यायालय ने हरियाणा के हित में, हरियाणा के हक में, हरियाणा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो बंटवारा हुआ था उसका स्ट्रिक्ट निर्णय दिया हुआ है और उसके हिसाब से हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए। कई दौर की मीटिंग हुई हैं, हर बार माहौल और निर्णय वो टाले गए हैं और माहौल सार्थक होता है, सकारात्मक होता है, मगर निर्णय कुछ नहीं निकलता है। मैं चाहूँगा कि भाई इस बार बहुत सकारात्मक माहौल में निर्णय हो और निर्णय ये कि जो हरियाणा का पानी है उसको मिले। और मैं ये भी चाहूँगा कि भाई कब तक हम लोग इसके ऊपर सियासत करते रहेंगे? क्या पंजाब में पंजाब ISL कह रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी पंजाब में क्या नेता, MP, MLA खाली इस कारण बनते हैं कि भाई आप अपने छोटे भाई को सताओ, उसको पीड़ा दो, उसका हक उसको मत दो?
तभी आप जिंदा रहोगे या आपकी दल जीता रहेंगे। क्यों ना आप सकारात्मक माहौल में अच्छा फैसला लेते कि भाई ठीक है, ये उनका हक है, ये इनका हक है, जेन्युइन संविधान के अनुरूप बात हो ताकि किसी को भी कोई कठिनाई ना हो। मुझे लगता है कि भी कहीं ऐसा तो नहीं कि भी ये पॉलिटिकल दल निर्णय लेने में डरते हो कि भाई पता नहीं क्या होगा। देखिए, निर्णय सबको पता है कि भाई पानी हरियाणा का है, निर्णय पानी उनको मिलना चाहिए, देना नहीं देना इसके बीच में वहाँ की राजनीति चलती है, जबकि राजनीति संविधान के अनुसार और नियमानुसार होना चाहिए। नियमानुसार और संविधान के अनुसार इस मीटिंग में पानी हरियाणा को मिल जाए, इस उम्मीद के साथ हम अपने हक की बात कल हमारे मुख्यमंत्री जी बाकी सब लोग बैठ के करने वाले हैं। एक सवाल पूछना। और अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। शव को जलाने के लिए ससुराल वाले जो थे वो तैयार थे, लेकिन परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए। यूपी के हाथरस की रहने वाली ये युवती थी। 2020 में फरीदाबाद में युवक से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट शुरू हुई। ये आरोप हैं जो परिजन हैं उनके, जिसके बाद युवती की हत्या कर दी गई। ये आरोप है परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जलाने की तैयारी में थे। दीपक शर्मा पाठ करी मैं तेज वीर के बेटा के संग बेदगांव कॉलोनी है जे पल्ला के से गली नंबर 3 जी। बाएगी 5.5 साल। मेरी बेटी को डेढ़ साल तो रखो अच्छी तरीका से। उसके बाद वाने मार वो पीक वो बाके दहेज मांगो, ये तू पे पीत ना लाई, तेरे बाप ने ना दो। बैग पे सो जाती मेरी बेटी, बैग पे धरती पे फेंक दे तू, तेरे बाप ने ना दो। नीचे से पति का पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। पत्नी का दर्जा उसने कभी नहीं। गाड़ी दे दो, फ्रिज नहीं दिया, ते पैसे लेके आ तब रखूंगा अच्छे से तुझे। इनके जो लड़की के परिवार वाले हैं, इनकी स्टेटमेंट ले ली हमने अपनी और पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। तो सब दर्जन के जो कागजात वगैरह हैं वो हम हासिल करेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ आता है, वहाँ डिस्चार्ज समरी का देखते हैं कि उसमें डॉक्टर साहब ने किस वजह से क्या लिखा है, क्या इलाज हुआ है, संडे था इस वजह से ली नहीं जा सकी वो। तो दोनों चीज़ों का मिलान करने के बाद अगर जो भी कुछ आता है तो हम जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे।